वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन जब वीक का जो एक आगाज़ होता है, मंडे का दिन होता है, मार्केट के आज सेंटिमेंट्स कुछ रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस की तरफ विटनेस किए गए। स्टार्टिंग ऑफ द डे पूरे दिन ही हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर देखी गई। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा शेकी दिखाई दे रहा है। वो एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली थोड़ा सा एक नॉइज बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन मार्केट भी लेते हुए दिखाई दी। इन्वेस्टर्स भी काफ़ी थोड़ा सा रिलक्टेंट दिखाई दिए, जिसका एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी अरसे बाद ये सूरत हाल मार्केट के अंदर देखी जा रही है। अदरवाइज मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही थी। लास्ट वीक भी हमने विटनेस किया था, एक बुल रन मार्केट के अंदर देखा गया था। मंडे का दिन बड़ा एंथुजियास्टिक था, लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं मार्केट में एक ऑपोजिट जो है परफॉर्मेंस देखी जा रही है। समहाउ डॉलर भी काफ़ी हद तक जो है वो रुपी डॉलर पैरिटी का भी इसमें कह सकते हैं हम हाथ है। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एक एस्पेक्ट जो है वो बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। मार्केट के अंदर जब स्टेबिलिटी आती है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ देखते हैं और आज जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,074.91 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 42,074.91, लोअर वाज 41,275.08 एंड फाइनली क्लोजर 41,367.11, यानी कि 707.8 का डिक्लाइन सिंगली इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 151.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी कि फ्राइडे के मुकाबले में गेन्स 11.9 एंड वैल्यूज ड्राई 4.35 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी 0.07 के साथ WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। 1.36 पे क्लोजर 12.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्पॉट पे 0.03 का डिक्लाइन देखा गया। 3.05 पे क्लोजर रहा। 10.31 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली TPLP 0.84 का डिक्लाइन। 19.36 पे क्लोजर। 8.29 का कारोबार रहा। पेनी स्टॉक्स सारे वॉल्यूम लीडर्स में हम देख रहे हैं, साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन का ज़्यादातर जो एक हिस्सा है वो इंटरनेशनली जो एक कमोडिटी प्राइस होते हैं ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लोकल इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियो जो कि कल के दिन देखा गया, तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा। तो पॉलिटिकली जो एक इकोनॉमिक कंडीशन पे रिलक्टेंसी आ जाती है तो क्या वो अब मजीद आते हुए दिखाई देगी, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, या फिर चीज़ें वाइप आउट हो जाएंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। थर्ड थिंग इट इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सेल्स टैक्स जो है वो एक गुड न्यूज़ है, 1% कर दिया गया है, जो कि पहले 15% या 17% की तरफ था। तो ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि काफ़ी हद तक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होती हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एक इंसेंटिव दिया गया, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वी हैव ए वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमें ज्वाइन करेंगे मलिक अरशद साहब, आप चेयरमैन हैं डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आपका ताल्लुक है, मेंबर हैं CEC के PPMA, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो अकमल साहब आपसे ही पूछती चलती हूँ, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस साथ साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आज की स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट, डॉलर थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं हायर फ्लाई अगेन थोड़ा जाते हुए दिखाई दे रहा है। एकदम से चीज़ें मैस हो गई हैं। लास्ट वीक हमने कंट्रोल्ड चीज़ें देखी थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक है इंटरनेशनल मार्केट और एक है हमारी लोकल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में फॉर्चुनेटली अगर ट्रेंड को देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन की साइड पे है। इट इज़ 96 जो है वो डॉलर के ऊपर आ गया था। आज शायद थोड़ा सा स्लाइटली 97-98 को टच किया पर बैरल। तो इंटरनेशनल जो है वो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तो ऑल दो के नीचे आ रही हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो डॉलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वर्ल्ड वाइड ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट रूबल। पहले देखा गया था कि वो अच्छा खासा रूबल ने गेन किया था, बट नाउ डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग।
तो इंटरनेशनली जो है ना वो अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन में या महंगाई का में जो है वो एक कमी का रुझान है। अच्छा, पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी जो है ना वो अजीब व गरीब सी इन द सेंस है कि इसकी कंसिस्टेंसी का नहीं पता चल रहा कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो चलेगी, कौन सी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। सूबों में किसी की हुकूमत है, सेंटर में किसी की हुकूमत है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए चाहे लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो या इवन एक बिजनेसमैन हो, तो वो बड़ा सोच समझ कर और बड़े लिमिटेड किस्म के डिसीजंस लेता है। और यही चीज़ जो है ना वो हमें नज़र भी आ रही है कि आप इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजंस को लिया जा रहा है और एज ए रिजल्ट जो है वो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चलिए इस पे डिटेल बात करते हैं। मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट जिशान साहब से भी ले लूँ और उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। जिशान साहब, चीज़ें जो है वो थोड़ी मेस की तरफ देख रहे हैं। अगेन अकमल साहब से भी मैंने यही पूछा, आप प्लीज़ ये बताइए कि ये मेस होता क्यों है सबसे पहले, और पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी है उसके ऊपर हमेशा पॉलिटिकल जो एक फॉर्मूला कह लें या फिर एक अनस्टेबिलिटी कह लें वो ज़्यादातर इम्पैक्ट देता है, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि जब पहले ये पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब आई थी तो इनिशियली अनसर्टेनिटी थी और वो अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसेस बहुत हेवायर चल रही थी। और कल एक इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाबात जो हुए उसमें एक पोजीशन आई बाई इलेक्शंस में और उसने अगेन पॉलिटिकल सिनेरियो को बिल्कुल अनसर्टेन कर दिया कि अब आगे आने जाने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। 22 तारीख को जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो ले सकेंगे, क्या पीएमएल इनकी गवर्नमेंट वहाँ सर्वाइव करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो ये अब अनसर्टेनिटी की पोजीशन में जो नंबर्स गेम है तो उसके हिसाब से तो सर्वाइव करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट इन पावर में जो पीएमएलएन की है तो उस पर बहुत सारे प्रेशर और चैलेंजेस एकदम से आ गए। तो वही अनसर्टेनिटी आज हमने देखी है मार्केट में दोबारा से कि जो आज से 2 महीने 3 महीने पहले थी। तो इसका इम्पैक्ट आता है जब भी कोई इस तरह का पॉलिटिकल, हमारी जो मार्केट्स हैं सेंटिमेंट्स पे चलती हैं, हमारी मार्केट्स जो हैं वो रिएक्टिव मार्केट्स हैं, हमारी मार्केट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती कोई नई चीज़ एकदम से आ जाए। तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आता है। वही इम्पैक्ट आज आपने स्टॉक मार्केट पर देखा, वही इम्पैक्ट आज आपने डॉलर के ऊपर देखा कि एक वक्त में डॉलर 4 रुपये इंटरबैंक में बढ़ गया था। तो बात यह है कि 216 रुपए का डॉलर के ऊपर ही बात करेंगे और करेंसी के हवाले से भी, और ओवरऑल ये जो एक हम कह सकते हैं मैस क्रिएट हुआ है वो क्यों हुआ है, इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح،
हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जीशान मर्चेंट साहब से ही बात कर रहे थे और अकमल साहब भी गुफ्तगू जारी है, मजीद बात करते हैं। जीशान साहब, आपने डॉलर की तरफ इशारा किया कि एक हम कह सकते हैं कि रुपी की डेप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ा सा हमारी एक अनस्टेबल हो जाती है या समटाइम्स को हिकअप्स आते हैं। आप समझ रहे हैं कि अब क्या कंडीशन है, या जो ये एक सेंटिमेंट्स पे हमारी इकोनॉमी चल रही है, मार्केट चल रही है और तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इस सेंटिमेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है ये चीज़ें तो फैक्टर इन होती रहेंगी और ये चलती रहेगी, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने आपसे कह रहा था कि रिएक्टिव मार्केट है और रिएक्टिव मार्केट में जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इसको ठीक कैसे किया जाए कि जब कोई, अब हाँ, आगे चल के अगर हमें नज़र आता है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू हो रही है तो यकीनन ये वापस आएंगे। जबकि आपको ये पता है कि आईएमएफ के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब रीच हो चुका है, तो हमें वहाँ से भी 1.19 बिलियन डॉलर्स आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद भी डॉलर इस तरह से बढ़ जाना, ये बात समझ में ना आने वाली बात है, क्योंकि अब हम ये समझ रहे थे कि डॉलर थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है तो जितने भी हमारे मल्टीलैटरल एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी अगर हमारा कोई काम चल रहा होता है या उनसे भी हमें कोई मल्टीनेशनल एजेंसीज या जो इंटरनेशनल एजेंसीज, डोनर एजेंसीज होती हैं जिनसे हमें लोन लेना होता है, तो वो जो है अगर आप उनके साथ रीनिगोशिएशन में या री इनिशिएट करते हैं तो चूंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हैं तो हमें यकीनन वहाँ से भी वो लोन्स या वो सारे कुशन्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे डॉलर के यानी हमारे रिजर्व्स जो है वो बढ़ते हैं और उसकी बेसिस पे डॉलर को नीचे जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत देर नहीं है कि डॉलर आपका फिर से एक दफ़ा नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे हम पहले भी प्रोग्राम से बात करते रहे कि इसकी स्टेबल प्राइस 185 के करीब है, लेकिन यकीनन ये थोड़े से हिकअप्स लेगा, कुछ शायद ऊपर जाएगा फिर अल्टीमेटली नीचे आएगा, लेकिन इस वक्त ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट की वजह से ऊपर जा रहा है। मलिक अरशद साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आप मेंबर हैं सीईसी फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक साहब, ये बताइए फार्मास्यूटिकल सेक्टर को क्या इंसेंटिव दिया गया है? बेसिकली न्यूज़ तो हमने दे दी है, लेकिन एक गुड न्यूज़ जो होती है वो ज़रूर प्रॉपरली पता चलनी चाहिए, प्लीज़ ये बताइए। बिल्कुल, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि ईद से पहले हमारी मीटिंग हुई थी, 2-3 मिनिस्टर हमारे मुफ्ता साहब हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, सबसे मीटिंग हुई और बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, और जो इससे पहले 17% सेल टैक्स में लगा दिया गया था फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर जी, तो उससे जो है एक तो लोकली चूंकि हमारी प्राइसेस जो है कंट्रोल होती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आप लोगों ने महसूस किया होगा अनअवेलेबल हो गया था मार्केट से। और दूसरा ये हुआ था कि एक्सपोर्ट में हम जो है रीजन में कंपेटिटिवली जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा था, फिजिबल नहीं थे कि हम एक्सपोर्ट में कम्पीट कर सके जो बाकी बांग्लादेश है, इंडिया है और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस रीजन के उनके साथ। तो अब 17 हमने जब उनको इससे बात की, कन्विंस किया, तो डेफिनेटली चूंकि ये प्रीवियस गवर्नमेंट का डिसीजन था और प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ भी हमारी नेगोशिएशन चल रही थी इसी टॉपिक के ऊपर, तो फिर मीनवाइल ये गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर इन्होंने आके उसको 17% को अल्हम्दुलिल्लाह 1% कर दिया है। दैट इज ए वेरी बिग इंसेंटिव फॉर फार्मा इंडस्ट्री, और उससे हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जो बिल्कुल फिजिबल नहीं रही थी वो दोबारा से फिजिबल हो गई है, और जो प्रोडक्ट मार्केट से अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहे थे वो दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवेलेबल कर दिए हैं, और एक्सपोर्ट में भी हमें इससे खातिर खा फायदा हो रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है कि हमें 17% सेल टैक्स जो है उसको खत्म करके 1% कर दिया है।
राइट, चलिए लेकिन ये तो इसके गुड न्यूज साथ है। मैं जो है जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनसे जी। रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी उन्होंने इनवाइस के ऊपर 1% अभी रहता है, वो भी हमारा अगर खत्म कर दें तो हमारी जो इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो 16% उन्होंने खत्म करके 1% कर दिया है, 17 को 1% करके 16% का हमें मार्जिन दिया है, राइट क्वेश्चन दिया है। राइट, मलिक तो साहब ये तो हम- वाकई गुड न्यूज़ है। और हमारे साथ पैनल में भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी, आप हमारे साथ ही रहें। अकमल साहब प्लीज़ ये बताइए कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे इंसेंटिव दिया गया, जैसे इन्होंने कहा कि नेगोशिएशन जो है वो पहले भी चल रही थी लेकिन अब जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। कुछ हार्ड डिसीजंस लिए गए, पास ऑन किए गए, पब्लिक के लिए भी सब्सिडीज़ को बंद किया गया, पास्ट एग्रीमेंट साइन हुए थे उनको कंटिन्यू किया गया विदाउट एनी हैसल। अब क्या समझ रहे हैं आप कि ओवरऑल आने वाले दिन कैसे दिखाई दे रहे हैं कि सारा कहते ना कि सारी जो एक बिटर थिंग्स थी वो तो हमने अब खा ली और उसके बाद जो है वो फिर इंसेंटिव कोई और ले जाए? देखिए मल्टीपल Interesting point. क्वेश्चंस आपने कर दिए, मल्टीपल क्वेश्चंस है। पहले फार्मास्यूटिकल के ऊपर मैं बात करूंगा, इससे नो डाउट कि जो दवाइयों की कीमत है वो कम होगी। और दवाइयाँ ज़ाहिर है कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लाइफ खुशी से सेविंग तो ड्रग्स भी होती हैं ना। खुशी से तो खरीदते नहीं। लाइफ सेविंग ना भी हो, मतलब बीमार तो बंदा होता है ना, अब वो बीमार होता है तो ज़ाहिर है जब भी उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो उसका जो है ना अमीर और गरीब के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट बहरहाल होता है। तो इससे जो है ना वो एक कम से कम ये होगा कि एक नेसेसिटी या इलाज की जो खर्चे आते थे उसमें कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड And my डिसीजन। second question, एंड इसके ऊपर जो है अब दूसरा जो आपने सवाल किया था वो था महंगाई के हवाले से या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे, इस वक्त क्या पिछली गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए। देखा दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नो डाउट मैटर करती है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। साथ ही साथ हमारी जो इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन है दैट आल्सो मैटर ना, कि हमारा इस वक्त आप देखें ना ट्रेड डेफिसिट एज ऑफ जून का जो अगर आप फिगर उठाएं तो 45-46 बिलियन को जो है ना इसने टच किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसके बाद फिर हमारी आगे से जो लोन्स की रीपेमेंट्स का जो आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर तो आपके पास फ़र्ज़ करें, वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल है, जिन्हें दे कर दाने उन्हें दे कमले भी सियाने। तो अब अगर हमारे पास डॉलर्स होते यहाँ पे अवेलेबल, या हमारे पास स्टॉक्स में या स्टेट बैंक के पास से अच्छे खासे रिजर्व्स होते, तो अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी जो तो थोड़ा बहुत हमारा जो है ना इसके ऊपर गुजारा हो जाना था। लेकिन हुआ ये है कि एक तरफ हमारी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन भी डाउन थी, ठीक है ना, ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड, इंटरनेशनल महंगाई रिकॉर्ड, हर एक चीज़ के रिकॉर्ड जो है ना वो टूटे हैं। तो उसके बाद जो है ना इस चीज़ ने बड़ा एड ऑन किया है। एज फार एज क्वेश्चन ऑफ डॉलर इज कंसर्न ना, तो डॉलर का बड़ा डायरेक्टली ताल्लुक है आपके रिजर्व्स के साथ। आपके जब तक रिजर्व्स बिल्ड नहीं होंगे उस वक्त तक आपके डॉलर की प्राइस नीचे नहीं आ सकती। आप चाहे आईएमएफ से एग्रीमेंट कर लें, चाहे आप वर्ल्ड बैंक से कर लें, आप जिससे मर्जी एग्रीमेंट कर लें, व्हाट इज द बॉटम लाइन? इफ़ यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके रुपी के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और फ्यूचर में हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि इन्फ्लोज आएंगे, बट स्टिल हमारे पास मसले मसाइल का एक बुरान है। आईएमएफ का अभी स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट, आईएमएफ के 1.19 बिलियन डॉलर जो आने उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ना है। कहाँ 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट आप लेके बैठे। बेसिकली उससे होगा ये कि हमारे जो दूसरे जो लोन्स हैं वो रीशेड्यूल हो जाएंगे। उसके बाद हमें दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, वो फिर हमें जब पेमेंट्स देंगे तो उससे हमारा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये सेटल आउट होगा। वंस इट सेटल आउट देन जो है ना आप उम्मीद कर सकते हैं कि डॉलर जो है वो नीचे आएगा। इसका डायरेक्टली अगर हम कहें कि ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस वजह से डॉलर महंगा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसमें दोनों चीज़ों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी बड़ी डाउन चल रही है, हमारी पॉलिटिकल पोजीशन भी कोई स्टेबल नहीं है। स्टेबल से मुराद ये कि हम ये नहीं कह रहे कि फलां पार्टी की हुकूमत है, फलां स्टेबिलिटी मीन्स कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिए ये अब अगले 5 साल 4 साल तक कंसिस्टेंट रहेंगे। अब हमारे यहाँ ये तो पता ही नहीं चल रहा ना, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल जो इस वक्त हमारी जो अपोजिशन और जो गवर्नमेंट वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी फैसले होते हैं। अब कई वो ऐसे डिसीजन लेते हैं, इनके रिवर्स करते हैं, ये आते हैं उनके रिवर्स करते हैं, तो इस वजह से बड़ा जो है वो रेजरमेंट आती है इन्वेस्टर्स में। ज़ीशान साहब, बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है जब ऐसी सूरत हाल है? एक हम कह सकते हैं कि चलें पॉलिटिकल एक कुछ गुड न्यूज़ भी दी जाती है, कुछ फैसले भी लिए जाते हैं, चाहे हम सी पैक की बात करें या डिफरेंट और मैटर्स की बात करें, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम से बड़ा खुश हो जाते हैं लोग,
फिर कुछ ऐसे फैसले या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको एक वेट एंड सी की पोजीशन में ही देखेंगे इन्वेस्टर्स या फिर बिजनेस कम्युनिटी, या फिर आगे कुछ बढ़कर काम करेंगे? देखें, जैसे अभी बात हो रही है कि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी चीज़ों में, तसलसल नहीं होगा, तो ये चीज़ें तो परेशान कुन रहेंगी। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अकमल साहब की बात से कि जो ये कहते हैं कि जैसे इस वक्त जो दो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के फैसलों को अंडू करने के पीछे लगे हुए होते हैं। जब कोई पावर में आता है तो वो दूसरे वालों के फैसलों को ख़त्म करने की बात करता है। तो इससे यकीनन फैसलों के साथ तो चलना चाहिए सर, डेफिनेटली चलना चाहिए। जिस पे अगर आप देखें तो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बहुत पहले से ही कहना शुरू किया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक साइन होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो चीज़ चलनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली इस पे लोगों की एग्रीमेंट नहीं था और इस पे ये आगे नहीं चल सका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उसको बिजनेस कम्युनिटी कैसे देखती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अनसर्टेनिटी रहती है और इस पे लोग फिर होल्ड अप हो जाते हैं। मैं जहाँ तक अभी जब फार्मा सेक्टर की बात हो रही थी तो फार्मा सेक्टर पे पहले ज़ीरो टैक्स था, वो एग्जेम्पशन के कॉलम में थे, 6 शेड्यूल में उनकी एग्जेम्पशन थी, उनको कोई टैक्स नहीं देना था। जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट आया था उससे इनके ऊपर परचेज के ऊपर 17% इनपुट टैक्स लगा दिया गया था और इनको ये कहा था कि आप सेल्स टैक्स के रिटर्न्स फाइल करें और वो हम आपको रिफंड दे देंगे और वो रिफंड जो है वो 2-4 दिनों में हो जाएगा। और जिस तरह से टेक्सटाइल का फास्टर सिस्टम है उसी तरीके से इनको भी जो है वो फास्टर सिस्टम के तहत प्रोसेस करने की बात की थी। उस पर रिजेंटमेंट थी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ये कहना था कि ये जो रिफंड है वो 4, 6, 8, 10, 12 महीने लग जाएंगे और इनका कैपिटल फंस जाएगा, कैश फ्लो के इश्यूज आएंगे, जिसकी वजह से ये जो मार्केट में कुछ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई, जो कुछ अद्वियात मार्केट से कम हो गई, उसकी मेजर रीज़न ये सेल्स टैक्स का लगाना था और इसका रिफंड फौरी तौर पे ना मिलना था। तो इस बजट में जो है जो एक्टिव इनका रॉ मटेरियल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इनके दो तरीके के जो फार्मा सेक्टर के दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो बहुत तेज़ी से इनका कंज्यूम हो रहा था और एक पैसिव इंग्रेडिएंट होता है जो ये स्टोर कर लेते हैं जो 12 महीने तक चलता है, जिसमें पैकिंग मटेरियल रहता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट पे अब जो है वो 1% जो है वो टैक्स लगा दिया गया है और वो मैन्युफैक्चरर पे है और कमर्शियल इंपोर्टर पे है। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या रिटेलर है उनके ऊपर कह रहे हैं कि वो 1% भी चला जाए तो उनके ऊपर ये टैक्स, जी ऑब्वियसली देखिए पहले ये टैक्स नहीं था, आज से 12 साल 15 साल पहले ये 1% टैक्स इंपोर्ट पे लगाया गया, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरर पे है। मैन्युफैक्चरर भी अगर कोई अपने लिए इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे। लेकिन इसके अलावा पैकिंग मटेरियल वगैरह पे नॉर्मल टैक्स है जहां तक मेरी मालूमात है। अच्छा, अब होगा ये कि आज से 12 साल पहले भी ये टैक्स लगाया गया था, फिर इसको चैलेंज किया गया और ये टैक्स को रिवर्स किया गया था और इनको एग्जेम्पशन दी गई थी। आज भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को उससे निकाल दिया गया। ये टैक्स जो बेयर करना है या तो कमर्शियल इंपोर्टर ने बेयर करना है या मैन्युफैक्चरर ने बेयर करना है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये कॉस्ट जो है अब ऑब्वियसली 1% जो कि बिल्कुल एक नेग्लिजिबल है लेकिन एक कॉस्ट है। कुछ प्राइस इम्पैक्ट यकीनन जो बढ़ गई थी उस पर यकीनन फ़र्क आएगा, प्राइसेस कम होंगी और इनको जो इनका एक मच नीडेड जो इनका एक प्रपोजल था कि ये ख़त्म होना चाहिए या ये इसका रिफंड फ़ौरन मिल जाना चाहिए, तो अब वो सिचुएशन किसी हद तक सॉल्व हो गई कि 16% अब नहीं देना। सारे टैक्स के हवाले से बताया, एक्सपोर्ट पे तो कोई टैक्स नहीं है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट को तो ऑब्वियसली इनकरेज करना चाहिए। तो एक्सपोर्ट पे दुनिया भर में, पाकिस्तान में जो भी एक्सपोर्ट हो रही है उस पर 1% जब उसका पैसा पाकिस्तान में आता है, उसका रेवेन्यू जब एक्सपोर्ट का रेमिटेंस आता है तो उस पर 1% टैक्स लगता है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो अब आईटी सेक्टर पे 0.25% कर दिया है, उनकी अपनी डिमांड थी। और अगर कोई भी सेक्टर अदर देन आईटी है तो उस पर 1% रेमिटेंस पे टैक्स लगता है जो कि फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज। चलिए, मैं अरशद साहब से पूछना चाहूंगी। अरशद साहब, आप सुन रहे हैं ये चीजें, एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करना है और हमारे पास ये एक नीड ऑफ द आवर भी है कि हमें एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बढ़ाना है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करने के लिए और क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? मैं, मेरे दोनों दोस्त बात कर रहे थे अभी, जो लास्ट में फार्मा से रिलेटेड बात कर रहे थे, वो बड़ी ज़रूरी बात कर रहे थे कि इस वक्त ये मैं ज़रा समझाने के लिए बता दूं जी कि फार्मा की जो इंटरनेशनल मार्केट है वो $1800 बिलियन की है
और टेक्सटाइल की जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तकरीबन 990 बिलियन डॉलर की है। और हमारा चूंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारी टोटल एक्सपोर्ट में 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तकरीबन 15 बिलियन डॉलर, और हमारी फार्मा की एक्सपोर्ट है सिर्फ 225 मिलियन डॉलर। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट को आप कंसिडर करें तो फार्मा की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी ग्रोथ भी 18% है, 18% है, और 1800 बिलियन यानी टेक्सटाइल से डबल मार्केट है इंटरनेशनल फार्मा की। बाकी सारी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इस वक्त जो है फोकस कर रहे हैं फार्मा के ऊपर। टेक्सटाइल की से डबल है, यू आर सेइंग दैट, बट हमारे पास जो एक पर्क्स आ रहे हैं वो तो टेक्सटाइल के ही आ रहे हैं ना, फार्मा के तो नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, उसको 70 साल से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है फैसिलिटेट कर रही है ना, फार्मा को फैसिलिटेशन देके आपका गैस का रेट सब्सिडाइज करके उनको 50% से भी नीचे को 40% पे हम उनसे गैस उनको दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, और वो जीरो रेटेड है। और हमें जीरो रेटेड करके इन्होंने हमारे सारे के सारे जो है वर्किंग कैपिटल को अचानक रोक दिया था। तो हम तो ये अभी हम उनसे टेक्सटाइल वाले भी परफॉर्म करें, हम उनसे इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री। जैसे बांग्लादेश की और इंडिया की अगर एग्जांपल ले ले, इंडिया की 24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, जितनी हमारी टोटल एक्सपोर्ट है हर Only चीज़ की pharmaceutical? उसकी सिर्फ फार्मा की है। Okay. तो वो उन्होंने इतना इंसेंटिवाइज किया है फार्मा इंडस्ट्री को और इतना फैसिलिटेट किया है कि फार्मा इंडस्ट्री को अगले जो है उनका 2030 का जो विजन है वो 54 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है सिर्फ फार्मा की इंडिया की। और सेम इज द केस विद बांग्लादेश, वो भी 2030 में 10% ऑफ टोटल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड जेनेरिक का कह रहे हैं कि हम 1800 बिलियन डॉलर का 10% मार्केट हम लेंगे। तो हमारी जो है इस वक्त जैसे अभी ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है फैसिलिटेट कर रही है, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे टेक्सटाइल को आप लोगों ने फैसिलिटेट किया है, ये जो सेक्टर है इसको आप बहुत इग्नोर कर रहे हैं। और ये जैसे ये कह रहे हैं कि ये कोई यानी ये चाहते हैं कि जो अभी फैसिलिटेशन दी है हर गरीब अमीर की जरूरत है, राइट, इसको आप लोग सपोर्ट करें। और इंटरनेशनल भी इसका बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और लोकल भी 98% जो अद्वियात या मेडिसिन की हमारी कौम की जरूरत है उसको हम क्वालिटी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अरशद साहब, आप ये चाहते हैं कि जो अभी इंसेंटिव दिए गए उनको कंटिन्यूस रखा जाए, नंबर 1, और आपकी जो सजेशंस हैं, आप ऑब्वियसली आप चीजें तो बता रहे हैं लेकिन कुछ सजेशंस भी दें जिसका हम एक हमारे प्लेटफॉर्म से वो आवाज जा सके। और फार्मास्यूटिकल के अंदर तो एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग्स है उनका मयार ऐसा है कि सस्ती से सस्ती गोली भी काम करती है और सर का दर्द ठीक कर देती है। तो इट मींस कि यहाँ पर बहुत सारी अनटैप्ड मार्केट है। इसमें एक तो जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर अभी भी 17% सेल टैक्स मौजूद है। इस वक्त भी जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर 17% सेल टैक्स मौजूद है। हमारी एक तो ये है कि उस 17% सेल टैक्स को जो है हमें जीरो रेट करके रिफंड किया जाए। और दूसरा जो हमारा कॉमर्स का पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया में एक नेटवर्क है, वो इसके ऊपर जितने ऑफिस हैं पूरी दुनिया में वो B2B मीटिंग्स और बाकी सारी मीटिंग्स में जैसे टेक्सटाइल को सपोर्ट करते हैं, इसे फार्मा को भी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करके फार्मा की जितनी एग्जीबिशन है उसमें उनका नाम डालें। और तीसरा जो मेरी रिक्वेस्ट पहली हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, फार्मा इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह 70 सालों में इस जगह पे लेके आया है कि इस वक्त जो है मल्टीनेशनल पाकिस्तान में सिर्फ चंद रह गई हैं और बाकी सारी की सारी जो मार्केट है वो इस वक्त लोकल इंडस्ट्री के पास है। और ये सारा सेरा जो है लोकल मेडिसिन को इतना और लोकल इंडस्ट्री को इतना इंकरेज करने में ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और मैं समझता हूँ अभी पटेल साहब का भी ये बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने आगे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जो 17% सेल टैक्स लगा हुआ था उसको 16% खत्म करवा के तो 1% करवा दिया है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि अगर पटेल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक्सपोर्ट का अलहदा से पहले भी बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं, अलहदा से एक डेस्क जो है क्रिएट हो जाए, एक अलहदा से ड्रैप में अलहदा पूरा सिस्टम डेवलप हो जाए एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। और इसके लिए टाइम लाइन दी जाए कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाएगी उसको हम 24 घंटे में और या इतने कोई इस तरह का टाइम हो जैसे बाकी मुल्कों में डेवलपिंग कंट्रीज में किया जा रहा है, तो वो विदिन
और जो है आपका प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाता है, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल या बाकी इंडस्ट्री की तरह नहीं है। राइट तो मलिक कोई साहब, ऑर्डर पॉइंट आएगा। टेकन। मैं जीशान साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाह रही हूँ, काफी देर से वो इशारे कर रहे हैं। चलिए जीशान साहब बताएं, आप क्या सजेशन देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इससे तो कोई दो राय नहीं है। जो इनका पैसिव मटेरियल है और जो जी। इनका पैकिंग मटेरियल है उस पर आज भी 17% सेल्स टैक्स चार्ज है, लेकिन वो जीरो रेटिंग में। ऑब्वियसली जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट पे इनको जो है वापस रिफंड मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये पैसिव मटेरियल की कंजम्पशन जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ स्प्रेड 6 to 12 months है, तो जो इनको रिफंड मिलेगा वो आफ्टर कंजम्पशन मिलेगा। इनकी तरफ से डिमांड ये होनी चाहिए कि जो जब ये प्रोक्योर करें, जब उसे परचेज करें, तो उस पे उसको रिफंड मिल जाना चाहिए, कंजम्पशन बेस पे नहीं होना चाहिए। और उस पे अगर एफबीआर से बात करेंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि एफबीआर इसको कंसिडर करेगी। फेडरल मिनिस्टर से बात करें फाइनेंस से, वो यकीनन इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट इतनी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट का इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और इसमें ये रेगुलेटेड सेक्टर है। इसके जितने भी इनके सप्लायर्स हैं वो सप्लाई चेन में बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं। तो मेरे ख्याल से एफबीआर को कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए इस कंसेशन को देने में। और यकीनन जो इन्होंने डिमांड्स बताई हैं या जो ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसको अपने एक्सपोज हो या फिर जिस तरीके से टेक्सटाइल को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उसको अपनी अथॉरिटी से या अपनी एसोसिएशन के थ्रू, फेडरेशन के थ्रू उसको आगे बढ़ाएं। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 1900 बिलियन की मार्केट है और पाकिस्तान अगर उसका 10% भी ले लेता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी जंप है। टेक्सटाइल की जहां तक इन्होंने बात की तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $26 बिलियन की है इस साल की। तो ये जो $15 बिलियन कह रहे थे वो शायद पुराना फिगर बता रहे थे। रॉ मटेरियल को हटा ऑब्वियसली के रॉ और उसकी मटेरियल इंपोर्ट को नेट हटा कर के, रहे हैं, वो लेकिन मैं ऑब्वियसली पूछना चाहती हूँ वो एक साहब से। टचिंग पॉइंट है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त जो एक एक्सपोर्ट के जो नंबर्स आए हुए हैं तो हम उसमें टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन $26 बिलियन का है, रेमिटेंस उसकी आई हुई है। लेकिन यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे तवज्जो देनी चाहिए। इनकी जो इरिटेंट्स हैं उसको रिमूव करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये खुद सजेस्ट करें कि अगर ये इरिटेंट्स रिमूव होंगे तो विद इन अ ईयर ये कितना एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे अभी $225 मिलियन की इन्होंने बात की कि हमारा एक्सपोर्ट $225 मिलियन का है, तो ये विद इन अ ईयर अगर ये इरिटेंट्स रिमूव हो जाते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकती है। ये अगर ये गवर्नमेंट को नंबर देंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इसको कंसिडर किया जाएगा। चले, और वो इस मैं पर उनसे काम हो पूछूंगी, सकता है। लेकिन मैं चौधरी साहब से पूछती चलूं कि इतना पोटेंशियल हर इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर दिखाई देता है। अभी फार्मास्यूटिकल को हमने आज ज़रा थोड़ा सा डायसेक्ट किया है, तो यहाँ से चीज़ें जो है वो काफ़ी हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिखाई दे रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये एक्सपोर्टर्स को अगर इंसेंटिव दिया जाए, जो कि फिर वो अगेन एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी का मैटर आ जाता है जो फिर पॉलिटिकल डिबेट में चला जाता है, लेकिन आप समझते हैं कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने के बाद कोई ऐसा कंसिस्टेंट पॉलिसी दी जाए एक्सपोर्टर्स को, जो कोई भी सेक्टर से ताल्लुक रखता हो लेकिन वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको ये इंसेंटिव मिलेगा? क्या समझते हैं? देखिए, फार्मास्यूटिकल की अगर आप बात करें ना तो पाकिस्तान की हद तक मैं थोड़ा सा जो है ना वो एग्री इसलिए नहीं करूँगा कि अब ये 16% का इन्होंने गवर्नमेंट ने जो वो इनको सब्सिडी तो दे दी है सेल्स टैक्स में, लेकिन ये आगे पास ऑन भी करेंगे या नहीं करेंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ना कि एंड यूज़र तक जो है ना उसका बेनिफिट जाता है या नहीं जाता है। हमारे यहाँ पे हुआ ये है कि यही जो एसोसिएशंस और चैम्बर्स वाले मिल के वो गवर्नमेंट से तो जो है ना वो सब्सिडीज़ वगैरह ले लेते हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह ले लेते हैं, और अल्टीमेटली जो है ना वो एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता। अगर एक्सपोर्ट की आप फार्मास्यूटिकल की अगर आप बात कर रही हैं तो फार्मास्यूटिकल में हमारी एक्सपोर्ट्स हैं क्या? आपने फकियाँ और जोशांदे और 2-4 जो है वो हाजमे की गोलियाँ, ये ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट की, बाकी तो आपने जो है ना वो जितनी भी आपने गोलियां हैं या सिरप है या कुछ भी है, सारे का सारा केमिकल जो है ना वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं सब। और टेक्सटाइल में भी आप देखें कि अगर ये 24 बिलियन की जो है ना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से सारे आपके केमिकल्स जितने भी हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है, वो सारी की सारी तो इंपोर्ट होती है। तो नेट मिला के जो है ना वो हमारी जो एक्सपोर्ट जिसको हम क्लेम करते हैं ये 28-30 बिलियन है, ये नेट मिला के 15-16 बिलियन है। ऐसी थोड़ी हमारा डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। इसमें हमारी ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबसे ज़्यादा आपको पता है कोविड में सबसे ज़्यादा किसने कमाया? फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कमाया है, डॉक्टर्स ने और लेबॉर्ट्रीज वालों ने कमाया है। सारी दुनिया जो है ना वो हो रही थी ये लोग खरबपति हो गए। बाद में इन्होंने जो है ना फिर जी हमें सब्सिडी दें 15% और 1 पर आगे एंड यूज़र तक भी तो पहुँचना चाहिए ना। इसका सारा एंड यूज़र तक ये लोग पहुँचते नहीं। इस बात की श्योरिटी देंगे कि एंड यूज़र, हमें क्या पता कि ये पैनाडोल की जो एक गोली है वो 5 पैसे की पड़ती है और आप लोग जो है ना उसको पता नहीं कितने का बेचते हैं। तो इट मैटर। तो इसमें बहुत सारे फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल में बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये एक्सपोर्ट करना और बहुत मार्जिन है, ये थ्योरेटिकल किस्म की बातें करना कि आईटी में भी ये कर देंगे हम जो है ना, और वो बातें करना आसान है और उसको प्रैक्टिकली और फिर एंड यूज़र तक जो है ना, और टारगेट उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये लोग तो फार्मूलों की कॉस्ट पे करते करते जो है ना पूरे हो जाते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इतनी बड़ी कॉस्ट होती है। हमारे यहाँ क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है? दवाइयाँ तो तक जाली सर मिलती, बातों 2 की नंबर बात कर मिल रहे रही हैं हम, होती बातें हैं। तो फिर बातों हम उस पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना बोलने पर। अब मैं मलिक साहब से उनका कमेंट ले लेती हूँ, और फिर ये किसकी गलती है, इस गवर्नमेंट पास गवर्नमेंट, हम ये नहीं बात कर रहे। लेकिन ऑब्वियसली एक स्टोरी टेलर जो है वो जब स्टोरी सुनाता है तो वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं मलिक साहब से पूछना चाहूंगी, मलिक साहब प्लीज इसके ऊपर कॉमेंट करें। आपने चौधरी साहब से सारी चीजें सुन ली हैं तो जी there is चौधरी no साहब को question। पहले मैं करेक्ट कर दूं, चौधरी साहब को मैं करेक्ट कर दूं कि एक तो हमें ये कुछ सब्सिडाइज नहीं किया गया। ये पूरी दुनिया में वी बार ओनली इन पाकिस्तान के 17% सेल टैक्स जो है मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगा दिया गया था। हालांकि ये कंज्यूमर टैक्स होता है, ये सेल टैक्स होता है, ये लेना होता है कंज्यूमर से, पेशेंट से लेना होता है। हमने पेशेंट से लेना था और हमने जाके यही शोर मचाया कि पेशेंट से पूरी दुनिया में सेल टैक्स फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर नहीं होता, पेशेंट से नहीं लिया जाता। तभी वो कन्विंस हुए। और दूसरी बात ये है जैसे वो कह रहे हैं कि पता नहीं इनको कास्ट क्या पड़ रही है और कितने का बेच रहे हैं और एंड पे कंज्यूमर को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी प्राइसेस हैं मेडिसिन की, ये कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट होती हैं और वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। और ये तो सब कहने की बातें हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे में, तो मैं जो है ना मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करता है, हमारी प्राइस को नीचे कहीं अप्रूव नहीं होती। तो इसलिए ये तो टेक इट ग्रांटेड कि हमारी जो प्राइस है इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन को ऐसा शामिल नहीं है कि जिसमें ये समझें कि पता नहीं कोई आगे हम पास ऑन क्यों नहीं कर रहे। जो चौधरी साहब ने कहा कि ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया जाता था, तो ये भी जरा प्लीज क्लैरिफाई कर देना। दूसरा एक्सपोर्ट का ही पूछें, एक्सपोर्ट कितनी कर रही है? तो मैं यही कह रहा हूँ कि कंज्यूमर को जो पास ऑन किया जाता है वो हर चीज, अभी भी आप अगर इंडिया की प्राइसेस उठा लें, बांग्लादेश की प्राइसेस उठा लें, उन्हीं मालिक्यूल की जो पाकिस्तान में हम बेच रहे हैं, तो मैं गारंटी से बताता हूँ, ये मैं डिबेट सिर्फ यहाँ की हद तक नहीं छोड़ना चाह रहा, अगला फिर एक प्रोग्राम कर लें और मैं ले आऊंगा कि इंडिया में प्राइस क्या है, बांग्लादेश में क्या है, श्रीलंका में क्या है और हम पाकिस्तान में किस प्राइस पे दे रहे हैं। और अब तीसरी बात ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये पक्कियां वगैरह एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 60 मुल्कों में एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बाकी इंडस्ट्री की तरह एक्सपोर्ट इस तरह नहीं होती कि हम यहाँ पे कोई ऑर्डर देगा और अगले दिन हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके लिए वो आके हमारी फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन भी करते हैं और इट टेक्स 2 or 3 years टू गेट आवर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड इन द कंसर्न्ड इंपोर्टिंग कंट्री। तो वहाँ पे हमारा तब क्लाइमेट भी मैटर करता है, वहाँ की हैबिटेट भी मैटर करती है जब आप ड्रग्स सारी चीजें। और फिर इसमें यह है कि ये जो सेल है हमारी एक्सपोर्ट होगी, अगर इसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो ये एक परमानेंट डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में। ये कोई सिचुएशनल नहीं होगी कि कोई सीजन आएगा तो बढ़ जाएगी, फिर सीजन आएगा तो कम हो जाएगी, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उसकी वजह से ये इमीडिएट इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रहती है, रहनी चाहिए, मैं कहता हूँ उस वक्त तक कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती, कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता जब तक हमारी पॉलिटिकल। कोविड के दिनों में क्या हुआ था, उन्होंने वो एक अरबपति होने का भी इल्जाम, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक उन्होंने इल्जाम या फिर एक बताया है, तो आप प्लीज उसको भी क्लैरिफाई कर देना साथ साथ, ताकि फिर हम अगेन डिबेट पे चले जाएं। क्या कहा मैंने? उन्होंने कोविड के दिनों में भी बताया ना कि बहुत फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है इंसेंटिव लेते हुए दिखाई दिया। ये पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। वी आर दी, आप इंडिया के एग्जांपल ले लें, वहां पे डेथ रेट क्या था। रेमडेसिविर एक प्रोडक्ट है और उसमें मैं आपको बताऊं, मेरी कंपनी उसका नाम प्रोडक्ट का रेडजी था, रेडजी के नाम से रेमडेसिविर वी आर नंबर 1 इन पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के हर जगह पे, जो वहां पे 40,000 में भी नहीं मिल रहा था एक इंजेक्शन, हमने सिर्फ 2,000 में दिया और हमारी कास्ट 1800 आ रही थी या 1900 आ रही थी। तो हमने अवेलेबल किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, हम सिर्फ पॉलिटिकल उसको दे देते हैं ना कि हमारे सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, सारा कोरोना की वजह से इम्पैक्ट आ गया। मैं समझता हूँ हमारी ड्राइव का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को टाइमली रजिस्टर किया। और फार्मा इंडस्ट्री का मैं कहता हूँ
ऑनेस्ट टू गॉड बहुत बड़ा रोल है कि टाइम पे इस रेमडेसिविर प्रोडक्ट को बना लिया और हमने मार्केट में इमीडिएटली अवेलेबल किया। जितने पेशेंट पाकिस्तान में एडमिट हुए तो हॉस्पिटल में, आप कहना चाह रहे हैं कि कोविड के दिनों में फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कमाया नहीं है, बहुत बड़ी खिदमत की हमने तो खिदमत की। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे हॉस्पिटल को दिया रेमडेसिविर और बाकी प्रोडक्ट। राइट, मलिक अरशद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू आप सो इंडिया मच। के एग्जांपल तो देखें, साथ इंडिया का हाल क्या हुआ, जो अद्वियात खुद बनाते हैं, जी जो बेसिक मटेरियल खुद बनाते हैं, हम तो जी। बेसिक खुद बनाते भी नहीं, हम तो चाइना से बेसिक इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की और विद इन 24 आवर्स रजिस्ट्रेशन के बाद और फिर हमने इमीडिएटली उसको बना के जो भी Right, उसकी sir, shipping point की टाइम taken. था 14 दिन का, उसके Right. बाद हमने उसको अवेलेबल किया मार्केट में। ठीक है मलिक अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ओवरऑल सर चौधरी साहब आप ही बताएं पहले कि जो आपने उनसे पूछा कि कितनी एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इस क्वेश्चन का मकसद क्या था, लाइक आप इंकरेज करना चाहते हैं आगे देखिए इंडस्ट्री को? मैं ये चाह रहा हूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी जो है ना, देखें अगर वाकई हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को जो है ना बूस्ट करना है ना, तो सबसे पहले हमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करनी पड़ेगी। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद आज चीनी और गंदम तक जो है ना वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप छोड़े ना बाकी सारी चीज़ों को, तो ये हाल हमारा जो है ना वो इस वक्त हो रहा है। नहीं, मैं तो फार्मास्यूटिकल पे तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो हम जिस चीज़ में खुद कफील हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम वो नहीं पूरी कर पा रहे, तो बाकी चीज़ें कब पूरी कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें जो है ना सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने चीज़ों को इंपोर्ट किया और यहाँ पे थोड़ी बहुत उसमें वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट कर दिया। इसीलिए हमारी जो इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा है और तो उसमें जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आई एम नॉट वेरी मच होपफुल। और उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है मेरे ख्याल में। अगर गवर्नमेंट का अगर 10% है तो 90% हम लोगों का अपना एज ए बिजनेसमैन है कि हम लोग जो है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर वर्क नहीं करते। हम जो है ना प्रॉपरली चीज़ों को जो है वो रिसोर्सेज को जो है ना वो मैनेज नहीं करते। एज ए रिज़ल्ट होता ये है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और हमारी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत छोटा होता है। ये सबसे बड़ा जो है ना वो इस वक्त हमारे लिए अलमिया है और मसला है और इसके ऊपर जो है ना वो जो है वो वर्किंग होनी चाहिए ताकि हर एक शोबे में, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमारा सर्विसेज सेक्टर हो। हम तो सर्विसेज सेक्टर तक में इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, यानी सर्विसेज जो जिसमें जिसको हम खिदमात कहते हैं, अगर वो फिगर हो तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और वेल जो है ना वो होनी चाहिए कि पॉलिसीज़ जो है वो अगर हम कंसिस्टेंट रखें और रिसोर्सेज जो है ना वो प्रॉपरली और मेरिट के ऊपर करें, कार्टेलाइजेशन का खात्मा करें, मिडल मैन को ख़त्म करें बीच में से और डायरेक्ट जो है वो कस्टमर और बिजनेसेस का रिलेशनशिप हो, तो इंशाल्लाह जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, नताइज अच्छे आ सकते हैं। अरशद साहब को भी सुना आपने और चौधरी साहब को भी सुना। ज़िशान साहब क्या कमेंट करेंगे? ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कुछ अपना फ़ायदा बिजनेस कम्युनिटी देखती है समटाइम्स, और समटाइम्स ये होती है कि मुल्क की खिदमत भी करना चाहते हैं तो उनको सीरियस नहीं लिया जाता। ये दोनों चीज़ें ज़रा आइडेंटिफाई करें। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी टैक्सेस लगते हैं ये कॉस्ट में बिल्ट इन कर दिए जाते हैं और ये पास ऑन गरीब आदमी पे कर दिए जाते हैं। जो उसको कंज्यूम कर रहा होता है वो उसका बर्न बेयर करता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे वो इम्पोर्टर हो, मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो इम्पोर्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, वो कॉस्ट को पास ऑन करता है, वो खुद बेयर नहीं करता क्योंकि वो ये कहता है कि ये मुझे इतना मुनाफा चाहिए। इसमें तो इस बात से तो मैं चौधरी साहब की बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये होता रहा है, आज से नहीं कई सालों से होता रहा है और इसी की वजह से जो है हम बहुत आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि हम अपने हिस्से का लायबिलिटी, अपने हिस्से का टैक्स खुद नहीं देते, वो हम सामने वाले से लेते। तो इसमें तो खैर कोई, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं और सदाकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एज अ नेशन आगे कैसे बढ़ेंगे, एज अ नेशन ग्रो कैसे करेंगे। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का एनालाइजेशन करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना है और वीकनेसेस को कम करते जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ द वे टू गो। हमें अपनी चीज़ें खुद बनानी होंगी। सेल्फ रिलायंस जैसे अभी बात हो रही थी कि सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा पाकिस्तान को, अपनी चीज़ें खुद बनानी होंगी और उसमें यकीनन अगर जब हम ये बनाना शुरू करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम टेक्नोलॉजीज़ बाहर से ख़रीद सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उसको चेंज ना करें तो वैसे ही बना सकते हैं
वक्त आ गया है कि हमें अपनी चीजें खुद बनानी Dependency है। अपने ऊपर एक होनी जमाना था चाहिए। कि इंडिया में जो है वो एक ही कार चलती थी और वो उनकी सेल्फ मेड कार थी, और जब तक इंडिया उस चीज में सेल्फ रिलायंट नहीं हुआ उन्होंने उस कार की मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोज रखा। हम आज भी, हमारे पास टोयोटा है, सुजुकी है या दूसरे सारे ब्रांड्स brands हैं, हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना हुआ है पाकिस्तान में। हम आज भी उनकी चीजें इंपोर्ट करके उसे असेंबल कर रहे हैं पाकिस्तान में। हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान एंड प्रमोट पाकिस्तान। और इसमें जब आपकी फोकस ये होगी कि आपको पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो फिर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एक साथ मिलती चली जाएंगी और आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज भी बनाएंगे और आप पाकिस्तान को आगे ग्रो होते हुए भी देखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं मेरे सहन में। राइट। अकमल साहब, लास्ट कमेंट है क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की चीज़ों को सेल्फ सफिशिएंसी जिसकी आपने बात की, ओवरऑल वो जब ही हो सकती है जब हम अपनी चीज़ों पर डिपेंडेंट भी हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल भी हो। टोटली इसके बारे एग्री में कि please मेड इन बताइए। पाकिस्तान जो है ना, दैट शुड बी प्रमोटेड, और रादर देन वी आर गोइंग टू असेंबल द थिंग्स वी शुड आस्क, हम 4 कंपनियों के बजाय एक कंपनी को जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएं, बट दे शुड मैन्युफैक्चर हेयर, दे शुड ट्रांसफर देयर टेक्नोलॉजी हेयर। रादर जो है ना वो 50 कंपनियों को दे दिए, कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई जो है ना वो उसको बैठ के यहाँ पे असेंबल कर रहा है। यहाँ के लोग जो है ना वो, हम जो है ना वो पुराने ज़माने की कार में घूम लेंगे, लेकिन अगर यहाँ की इंडस्ट्री को हम बनाने देंगे वो चीज़, तो आप देखिएगा हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। पहले दिन थोड़ी चीज़ बनेगी। मैं एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे चिंगची रिक्शों की आप मिसाल ले लो नॉर्मल, अब इनकी जो बॉडी बनती है पहले कैसी थी, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें आ रही है ना नज़र इम्प्रूवमेंट। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे अपने यहाँ पे सेल्फ पाकिस्तान मेड चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, तो शुरू में बिल्कुल वो आप ये ना समझें कि वो बिल्कुल जापान के और चाइना के लेवल की बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, बट इट विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हम अगर ऑटोमेटिक अपने आपके ऊपर प्राइस में करेंगे, बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। बिल्कुल तो कमी आएगी। ये आपका इंपोर्ट बिल जो इतना बड़ा हुआ है ये कम हो जाएगा, और हमारे को जो है ना ये मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी कि एक एक मुल्क के पास जाएं और हमें कर्जे दें, ये करें। वी आर सेल्फ सफिशिएंट, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होंगे अगर हम अपनी चीज़ों पर और मेड इन पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच। अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जीशान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने जो डिस्कशन की उसके अंदर इकोनॉमिक सिनेरियो, पॉलिटिकल एम्फेसिस और साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इंसेंटिव दिया उसके ऊपर एक ह्यूज डिबेट आपने देखी आज के प्रोग्राम में। और इसके जो कंक्लूजन है वो, या फिर हम कह सकते हैं जो सोल्यूशन की तरफ गए या सजेशंस की तरफ गए, वो यही है कि कंसिस्टेंस पॉलिसी होनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट कंटिन्यूसली आता हुआ दिखाई देगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।